हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी सफ़र पर जो काफ़ी राज से भरी हुई है। तो मूवी की शुरुआत में हमें डेमेटर नाम का जहाज़ दिखाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ ताजिर दिखाए जाते हैं जो कि लकड़ी के बॉक्स इसी जहाज़ की तरफ लेकर आ रहे होते हैं। जब ये बॉक्सेस बंदरगाह पर डिलीवर करते हैं तो डेमेटर जहाज़ पर काम करने वाले कुछ मजदूरों में से एक बूढ़ा शख्स इस बॉक्स पर बने राज आलूद निशान को देखकर काफ़ी डर जाता है। वो इस निशान को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि घबराहट में उसकी रस्सी छूट जाती है और वो बॉक्स नीचे गिरने वाला था और नीचे एक बच्चा खेल रहा था। अगर पास खड़ा हुआ शख्स बॉर्नस अपनी बहादुरी से उस बच्चे को ना बचाता तो शायद वो बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। और इससे कुछ वक्त पहले बॉर्नस जहाज के कैप्टन से काम मांग रहा था, लेकिन उसे कैप्टन ने मना कर दिया था और इस निशान को देखने के बाद वो बूढ़ा शख्स जल्दी यहाँ से निकल गया। तो जहाज में एक मल्लाह की जगह खाली हो गई। तो फिर कैप्टन ने बॉर्नस को अपने जहाज पर रख लिया। इस तरह से बॉर्नस को काम मिल गया। उसकी पोजीशन इस जहाज पर मल्लाह की थी। सामान लादने के बाद जहाज निकल पड़ता है अपने सफर पर और ये सफर तकरीबन 1 महीने का होने वाला है। ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर बरतानिया के लंदन बंदरगाह तक पहुंचेंगे। बॉर्नस के जरिए बचाए गए बच्चे का नाम टोबी है, जो कि कैप्टन का पोता है। वो तबीयत में बहुत ही अच्छा बच्चा है। वो बॉर्नस को डेमेटर जहाज के बारे में बताता है। वो जहाज के नीचे वाले हिस्से को भी दिखाता है जहाँ पर काफी जानवर यहाँ से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और इनमें कुछ बॉक्सेस भी थे। इब्तिदाई सफर सहल तरीके से चल गया। इस जहाज के तमाम अरकान जोश व खरोश से भरे हुए थे और ये सफर कैप्टन का आखिरी सफर था, क्योंकि इसके बाद वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। इस जहाज को लंदन पहुंचाने पर उन्हें काफी पैसा मिलने वाला है और वो पैसे मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी की तसव्वुर कर रहे थे कि उनकी जिंदगी कैसी होगी। ये तमाम लोग काफी अच्छे से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तभी उनका पालतू कुत्ता अचानक जहाज के नीचे वाले हिस्से में भौंकने लगा और वहीं जानवरों की देखभाल करने वाला टोबी उसे देखने के लिए गया और इस दौरान बर्न्स भी उसके साथ था। इस वक्त समंदर में काफी उभरती लहरें थी और यहाँ पर जो जानवर थे उनमें भी काफी बेचैनी थी। हो सकता है जहाज में कुछ तो गलत है। जहाज के नीचे वाले हिस्से में कुछ गिरने की आवाज सुनकर बर्न्स वहाँ पर जाकर जांच करता है। तभी पता चलता है कि उनमें से एक लकड़ी का बॉक्स झुका हुआ था। वो पास जाकर उसे देखने लगता है। इस बॉक्स में मिट्टी भरी हुई थी। वो उस मिट्टी को थोड़ा सा हटाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उठती है जो कि काफी जख्मी हालत में थी। शायद वो बच भी ना पाए। बर्न्स उसे ऊपर लेकर जाता है। फिर वो देखता है कि लड़की का जिस्म मुकम्मल तौर पर पीला पड़ चुका है। वो मरने के करीब थी और उसे देखने के बाद जहाज के अरकान में काफी हलचल मच गई। बर्न्स ने पूरी मेहनत से उसका इलाज किया। वहीं जहाज वालों का ख्याल था कि ये लड़की स्मगलर है। कवायद के मुताबिक पकड़े जाने पर उसे समंदर में फेंक देना चाहिए, खास तौर पर तब जब वो एक लड़की हो। उनका ख्याल था कि जहाज में औरत का होना नहूसत की निशानी है। आखिर में बर्न्स और कैप्टन की हिमायत से वो लड़की बच जाती है और उस लड़की का नाम एना है। लेकिन अगली रात जहाज पर खौफनाक वाकया होने लगा। अमला का एक मेंबर दूरबीन से देख रहा होता है। तभी उसके सामने एक खौफनाक चेहरा आता है। वो एकदम से डर जाता है। आखिर वो क्या था, क्योंकि वो पल झपकते ही गायब हो गया। इसके बाद उसकी साया जहाज के नीचे हिस्से में नजर आई और उस साया को वही कुत्ता देखकर दोबारा भौंकने लगा। और इसके बाद में जोसेफ, जो कि गलियारे में घूम रहा था, उसने उसकी लाश देखी। इस कुत्ते के जिस्म पर काटने के जख्म थे। उसकी मौत की हालत काफी तकलीफदेह थी। जोसेफ ने फौरन जानवरों के कमरे को खोला और देखा कि तमाम जानवर बुरी तरह से जख्मी हैं। इन तमाम जानवरों को मार दिया गया है। उनके गले पर खरोचने के निशान और काटने के निशान भी हैं। और जहाज के अरकान हैं जो इस अचानक होने वाले वाक़े पर अपनी अलग अलग राय देते हैं, लेकिन सबकी राय वाज़ेह नहीं होती कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमें करीब कोई बंदरगाह पर रुकना चाहिए। शायद इससे उनका सफ़र लंबा हो सकता था। और इस जहाज़ का कैप्टन, जिसने ज़िंदगी में बहुत से सफ़र किए हैं, और उसे भी नहीं पता चला कि आखिर उनके साथ ये क्या हुआ है। इसलिए ये सब सफ़र जारी रखने का फैसला करते हैं। वैसे भी जहाज में बड़ी मिकदार में सब्जियां और आलू थे। सिर्फ एना समझती थी कि जहाज पर कोई ना कोई शैतानी चीज है, क्योंकि वो उस चीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। वो हमें आगे पता चलेगा। और उस वक्त जहाज 7 दिन का सफर कर चुका था। वो खौफनाक चीज आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी, क्योंकि उसने काफी जानवर खा लिए थे। उसके अंदर खून मुकम्मल हो रहा था। और वहीं एना उस चीज के बारे में बताती है, लेकिन बॉर्नस भूतों पर यकीन नहीं करता, तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। साथ ही जोसेफ ने भी कुछ महसूस किया था। और वहीं जो जहाज के अंदर बावर्ची था, उसने भी कुछ नोटिस किया कि यहाँ घूमने वाले चूहे हाल ही में मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। उसने कहा कि यहाँ कुछ न कुछ राज आलूद चीज है। उसका ख्याल था कि एना हमेशा बेहोश रहती है, हो ना हो इसके पीछे उसी का हाथ हो सकता है। और इसके बाद में जहाज में छोटे जानवर तो तकरीबन खत्म हो चुके थे। फिर वो चीज़ है जो इंसानों पर हमला करने लगी।
जब भी कोई इंसान उसे अकेला दिखता तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाता। इसी रात ड्यूटी पर पेंट नाम का शख्स था जिसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो वो जाकर देखने लगा तो उसने देखा कि कोने में कुछ अजीब साया है। वो उसे देखते हुए चाकू निकालकर उसके सामने चलता गया, लेकिन उसी वक्त वो चीज़ एकदम से उसके ऊपर आई और उसने उसका गला काट दिया। पेंट आवाज़ न निकलने की वजह से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। जब बॉर्नस बाहर आया तो उसने देखा कि जहाज के नीचे हिस्से का दरवाज़ा खुला हुआ है और पेंट का कोई नामो निशान नहीं है। उसने काफ़ी इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसने जहाज की घंटी बजाई और सब यहाँ पर जमा हो गए। वो सब अंदाज़ा लगाते रहे कि पेंट शायद समंदर में गिर गया है। अब क्या किया जाए? आखिर उस वक्त निगरानी कैमरे भी नहीं थे। और तभी हम देखते हैं कि ऐना होश में आती है और वो सबको पागलों की तरह कहने लगती है कि इस जहाज को छोड़ दो, इस जहाज के अंदर एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जो हम सबको खत्म कर देगा। बॉर्नस उसे पुरसुकून कराता है और बाकी सबको जहाज पर वापस अपने अपने काम देखने के लिए भेज देता है। और अब इस जहाज के अंदर तकरीबन सबको महसूस हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ खराबी है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना इनाम नहीं छोड़ना चाहते थे। इन दिनों ऐना की देखभाल बॉर्नस ने की। दोनों ने उसके डर की चीजों के बारे में पता लगाया। तभी हमें पता चलता है कि जहाज पर जो चीज है वो दरअसल एक ड्रैक्युला है, जो कि पहले ऐना के गांव में रहता था। उसने वहां पर मासूम लोगों का शिकार किया और जिसमें ऐना भी शामिल थी। ऐना को उसने बुरी तरह से काटा था, इसलिए वहां के लोगों ने उसका मुखालफत किया, लेकिन आखिर में एक बुजुर्ग ने समझौता किया और ऐना को उसे हमेशा के लिए दे दिया, क्योंकि ये ड्रैक्युला जिसे भी काटता था या तो उस शख्स की मौत हो जाती थी, अगर वो किसी तरह बच भी जाता था तो ड्रैक्युला उसका पीछा नहीं छोड़ता था जब तक कि वो उसे खत्म न कर दे। इसलिए वो ड्रैक्युला शायद ऐना के पीछे था। वैसे भी जहाज में बड़ी मिकदार में सब्जियां और आलू थे। सिर्फ ऐना समझती थी कि जहाज पर कोई ना कोई शैतानी चीज है, क्योंकि वो उस चीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। वो हमें आगे पता चलेगा। और उस वक्त जहाज 7 दिन का सफर कर चुका था। वो खौफनाक चीज आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो रही थी, क्योंकि उसने काफी जानवर खा लिए थे। उसके अंदर खून मुकम्मल हो रहा था। और वहीं ऐना उस चीज के बारे में बताती है, लेकिन बॉर्नस भूतों पर यकीन नहीं करता, तो वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। साथ ही जोसेफ ने भी कुछ महसूस किया था। और वहीं जो जहाज के अंदर बावर्ची था, उसने भी कुछ नोटिस किया कि यहाँ घूमने वाले चूहे हाल ही में मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। उसने कहा कि यहाँ कुछ न कुछ राज आलूद चीज है। उसका ख्याल था कि ऐना हमेशा बेहोश रहती है, हो न हो इसके पीछे उसी का हाथ हो सकता है। और इसके बाद में जहाज में छोटे जानवर तो तकरीबन खत्म हो चुके थे, फिर वो चीज़ है जो इंसानों पर हमला करने लगी। जब भी कोई इंसान उसे अकेला दिखता तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाता। इसी रात ड्यूटी पर पेंट नाम का शख्स था जिसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो वो जाकर देखने लगा तो उसने देखा कि कोने में कुछ अजीब साया है। वो उसे देखते हुए चाकू निकालकर उसके सामने चलता गया, लेकिन उसी वक्त वो चीज़ एकदम से उसके ऊपर आई और उसने उसका गला काट दिया। पेंट आवाज़ न निकलने की वजह से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। जब बॉर्नस बाहर आया तो उसने देखा कि जहाज के नीचे हिस्से का दरवाज़ा खुला हुआ है और पेंट का कोई नामो निशान नहीं है। उसने काफ़ी इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसने जहाज की घंटी बजाई और सब यहाँ पर जमा हो गए। वो सब अंदाज़ा लगाते रहे कि पेंट शायद समंदर में गिर गया है। अब क्या किया जाए? आखिर उस वक्त निगरानी कैमरे भी नहीं थे। और तभी हम देखते हैं कि ऐना होश में आती है और वो सबको पागलों की तरह कहने लगती है कि इस जहाज को छोड़ दो, इस जहाज के अंदर एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर है जो हम सबको खत्म कर देगा। बॉर्नस उसे पुरसुकून कराता है और बाकी सबको जहाज पर वापस अपने अपने काम देखने के लिए भेज देता है। और अब इस जहाज के अंदर तकरीबन सबको महसूस हो चुका था कि यहाँ कुछ न कुछ खराबी है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना इनाम नहीं छोड़ना चाहते थे। इन दिनों ऐना की देखभाल बॉर्नस ने की। दोनों ने उसके डर की चीजों के बारे में पता लगाया। तभी हमें पता चलता है कि जहाज पर जो चीज है वो दरअसल एक ड्रैक्युला है, जो कि पहले ऐना के गांव में रहता था। उसने वहां पर मासूम लोगों का शिकार किया और जिसमें ऐना भी शामिल थी। ऐना को उसने बुरी तरह से काटा था, इसलिए वहां के लोगों ने उसका मुखालफत किया, लेकिन आखिर में एक बुजुर्ग ने समझौता किया और ऐना को उसे हमेशा के लिए दे दिया, क्योंकि ये ड्रैक्युला जिसे भी काटता था या तो उस शख्स की मौत हो जाती थी, अगर वो किसी तरह बच भी जाता था तो ड्रैक्युला उसका पीछा नहीं छोड़ता था जब तक कि वो उसे खत्म न कर दे। इसलिए वो ड्रैक्युला शायद ऐना के पीछे था। और शायद यहाँ मल्लाहों की बात भी सही थी कि ये लड़की अपने साथ कोई ना कोई मुसीबत लेकर आई है। इस वक्त समंदर के अंदर तकरीबन उन्हें 10 दिन हो चुके थे। हर रात ड्रैक्युला उनका शिकार करता था और आज रात भी समंदर पुरसुकून नहीं था। वॉकर और जेसन डेक पर काम कर रहे थे। तभी ड्रैक्युला चुपके से बाहर निकला। इसके शोर ने दोनों को चौकन्ना कर दिया। वो फौरन चाकू निकालकर खड़े हो गए। जब वॉकर थोड़ा आगे गया तो पीछे जेसन पर अचानक वो राक्षस कूद पड़ा और उसके सर को पकड़कर नीचे जोर जोर से पटकने लगा। उसका मुंह मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और पास ही वॉकर इस खौफनाक मंजर को देखकर इतना डर गया कि उसके पांव कमजोर पड़ गए। वो चीखते हुए भागने लगा। तभी ड्रैक्युला जहाज के ऊपर चढ़ गया और ये ड्रैक्युला काफी खौफनाक था।
और तभी लहरों की वजह से जहाज मुकम्मल तौर पर झुक गया। तो जहाज के बाकी लोग जाग गए। वो डेक पर भाग कर आए। फिर वो काफी देर तक पुकारते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तभी टोबी के ऊपर कुछ खून के छींटे पड़े। जब बॉन्स ने ऊपर देखा तो ऊपर वॉकर की लाश पड़ी थी। फिर उन्होंने उसे नीचे उतारा। वॉकर उस वक्त मरा नहीं, वो जिंदा था, लेकिन वॉकर पर काटने का निशान था। वो अजीब रवैया कर रहा था। सबने मजबूरी में उसे मेज पर बांध दिया। इस बार कैप्टन ने हुक्म दिया कि हो ना हो कुछ ना कुछ खराबी है, इसलिए तुम सब जाओ हथियार लेकर और जहाज की मुकम्मल तौर पर कोने कोने में जांच करो। फिर वो काफी ढूंढते रहे, लेकिन शाम ढलने तक उन्हें कुछ नहीं मिला और अब रात होने वाली थी। अब ड्रैकुला बाहर निकलने वाला था। कैप्टन ने टोबी को कमरे में छुपने के लिए कहा, लेकिन तभी टोबी ने आवाज सुनी और वो जांच करने के लिए गया। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसके सामने वॉकर खड़ा था। टोबी ने मासूमियत से पूछा कि आप कैसे हो, लेकिन तभी उसने उसकी चमकती हुई सफेद आंखें देखी। टोबी काफी डर गया और भागने लगा, लेकिन वॉकर ने उसे पकड़ लिया। फिर वो उसे घसीटते हुए नीचे की तरफ ले गया। टोबी ने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की। उसके कपड़े फट गए। वो उठा और कमरे की तरफ भाग गया। वॉकर उसके पीछे दौड़ने लगा। इस वक्त वॉकर एक ज़ॉम्बी जैसा था, जैसे कि इंसानियत उसमें खत्म हो चुकी हो। वो दरवाजे पर जाकर सर पटकने लगा। उसके चेहरे से काफी खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वो खुद को नहीं रोक पाया। उसके बार बार सर मारने से दरवाजा टूट गया। वो अंदर हाथ डालकर देखने वाला था, लेकिन उसी वक्त टोबी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए जहाज पर शोर मचाना शुरू कर दिया। बोर्नेस और दीगर लोग जो कि ऊपर की तरफ थे, उन्होंने देखा कि नीचे कुछ आवाज आ रही है, इसलिए वो दौड़कर नीचे की तरफ गए। और वहीं दूसरी तरफ वॉकर किसी की आवाज सुनकर एकदम से रुक गया और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। जब बोर्नेस और कैप्टन वहां पहुंचे तो बोर्नेस पर वॉकर ने अचानक हमला कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ पड़ा। तो बाकी दीगर लोगों ने उसे पकड़कर काबू किया। और इसी बीच कमरे के अंदर बोर्नेस देखता है तो देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये सीन काफी खौफनाक था। क्योंकि कमरे के अंदर ड्रैकुला था और वो काफी अजीब और खौफनाक था। कैप्टन और बोर्नेस दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। उन्होंने काफी बार टोबी को आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, लेकिन टोबी भी इस ड्रैकुला को देखकर काफी डर गया था। लेकिन ड्रैकुला उन सबको नजरअंदाज कर रहा था। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और टोबी की गर्दन पर काट लिया। टोबी आहिस्ता आहिस्ता हिलना बंद कर गया और इस खूनख्वार ड्रैकुला ने इस मासूम बच्चे की जान ले ली। तभी एना ने बंदूक से ताला तोड़ा और अंदर दौड़ी, लेकिन तब तक वो ड्रैकुला यहाँ से जा चुका था। सिर्फ जमीन पर टोबी ही पड़ा था। वॉकर के रवैये से सब हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए उसे डेक पर बांध दिया ताकि ये कंट्रोल में रहे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वॉकर अच्छे से बात कर रहा है, जैसे कि वो होश में है और पहले से ज्यादा चौकन्ना भी है। बात करते हुए सूरज निकल गया और तेज धूप की वजह से वॉकर अचानक जलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा जिस्म जलने लगा। तभी किसी ने गोली मारकर उसका दर्द कम किया और ये वाकया देखकर सब सकते में रह गए। मौत का साया अब सबके सर पर मंडला रहा था। इसी वक्त लंदन पहुंचने के लिए उनके पास 5 दिन बचे थे और यहाँ पर जोसेफ नाम का बंदा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खौफनाक जहाज से भागने का फैसला किया और उसने अपने साथी को बेहोश कर दिया और अकेले नाव उतारकर यहाँ से चला गया। इसी वक्त डेक के नीचे ड्रैकुला फिर से जाग गया। हालांकि बोर्नेस को अभी बड़े बॉक्स की जांच करने का ख्याल आया, लेकिन तब तक काफी ताखीर हो चुकी थी। उसने सबकी तलाशी ली और कदीम सबूत पाया। और दूसरी तरफ जोसेफ दूर नहीं गया था। अचानक धुंध में उसे आसमान में आवाज आने लगी और ये आवाज शैतान की थी। शैतान उसके बिल्कुल सामने बैठा था और उसके थोड़ी देर बाद जोसेफ के साथी को होश आया और उसने अलार्म बजाया। काफी तलाश के बाद सिर्फ समंदर में तैरती हुई नाव मिली और उसके ऊपर खून लगा हुआ था। अगले दिन सबने टोबी का सादा जनाजा किया। जब उसकी लाश समंदर में फेंकने वाले थे, तभी कैप्टन ने अचानक कहा कि टोबी हिल रहा है। सब उसके दुख को समझते थे। आखिर टोबी उसका पोता था। कैप्टन सबको दूर हटाकर लाश के पास गया और लाश की चादर उठाई और तभी टोबी ने अचानक से आंखें खोली और उसने कैप्टन का हाथ पकड़ लिया। लेकिन तेज धूप की वजह से टोबी अचानक जलने लगा और इसी दौरान कैप्टन भी बुरी तरह से झुलस गया। बोर्नेस और दीगर लोगों ने जल्दी से उसे खींचा और टोबी की लाश को समुंदर में धकेल दिया। सदमे में कैप्टन खामोश हो गया और उस वक्त लंदन पहुंचने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे और ड्रैकुला ने बड़े पैमाने पर कत्ल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि जहाज को किनारे तक पहुंचाने में इन लोगों की जरूरत है। जब जहाज पहुंचने वाला होगा तो ये जहाज के तमाम लोगों को मार देगा और ये बात जहाज के बाकी लोगों को भी पता थी। इसलिए उन्होंने ड्रैकुला के साथ लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे मार न सके तो जहाज को तबाह करके समुंदर में डबो देंगे।
मंसूबा के बाद सब लोग हथियार उठा लेते हैं। ये सब हथियार लेकर ड्रैक्युला का इंतजार करने लगे। तभी ड्रैक्युला आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आया और उस वक्त यहाँ पर कोहरा काफी ज्यादा था, एक दूसरे को देखना मुश्किल था। तभी ड्रैक्युला यहाँ उड़ता हुआ नजर आया और ड्रैक्युला उनके एक साथी को हवा में ले गया। तभी उन्हें पता चला कि ये हवा में उड़ सकता है। ये ड्रैक्युला पर निशाना साधते रहे लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथियों को मार रहा था। उसके हमले में एक साथी नीचे गिर गया और ड्रैक्युला उसके पीछे पीछे जहाज के नीचे हिस्से में चला गया। तभी उस शख्स ने खुद को बॉक्स में बंद कर लिया, लेकिन ड्रैक्युला काफी चालाक था। वो उसके पीछे गया और उसने उसे काट लिया और उसके बाद में ये जहाज काफी लड़खड़ाने लगा। तभी कैप्टन ने होश संभाला और जहाज को संभालने लगा, लेकिन तभी कैप्टन के पास ड्रैक्युला आ गया। कैप्टन ने ड्रैक्युला को सलीब दिखाया, लेकिन ड्रैक्युला पर इसका कोई असर नहीं था। उसने कैप्टन को भी अपना शिकार बनाया और उसके बाद में उसने कैप्टन को जहाज के हैंडल पर लटका दिया। बॉर्नेस कुल्हाड़ी लेकर उसे ललकारता रहा और ड्रैक्युला उसे खड़ा देख रहा था। उसने इतने पर फैलाए और जोर से धाड़ के बॉर्नेस के पास आया और उसे परों से दूर गिरा दिया। और अब वो बॉर्नेस को मारने ही वाला था, लेकिन उसके पीछे एना आई और उसे गोली मार दी। ड्रैक्युला पीछे मुड़ा जब तक एना दोबारा गन लोड कर दी। इतने में ड्रैक्युला उसके ऊपर हमला करता है और उसे दूर गिरा देता है और फिर उसे परों में बंद कर लेता है। पीछे से बॉर्नेस उसे कुल्हाड़ी से मारता है, लेकिन वो बॉर्नेस को गले से पकड़कर ऊपर लटका देता है और उसके गले पर हल्का सा निशान बनाता है। और अब वो उसे काटने ही वाला था, लेकिन तभी एना बड़ी चालाकी से एक रस्सी काटती है और बॉर्नेस को इशारा करती है। बॉर्नेस झटके से नीचे गिर जाता है और ड्रैक्युला जहाज की लकड़ी में फंस जाता है और फिर बॉर्नेस और एना समंदर में चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जहाज किनारे पर लगती है, जिससे ड्रैक्युला आज़ाद हो जाता है और फिर वो दहाड़ता है। और उसके बाद अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि एना को ड्रैक्युला ने काट लिया था और वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। इसलिए एना बॉर्नेस को कहती है कि मुझे तुम यहीं पर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद में जब सूरज निकलता है तो एना मुकम्मल तौर पर जल जाती है। इसके कुछ वक्त बाद हमें शहर में दिखाया जाता है। इन लोगों में से सिर्फ बॉर्नेस ही जिंदा बचा था और उसके गले पर वो निशान अब भी है। तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे छुआ है और जब वो इधर उधर देखता है तो देखता है कि ड्रैक्युला यहाँ बाहर है और शायद ये ड्रैक्युला अब वापस आएगा। तो इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। देखते हैं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट कब आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।